ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपना जो सेक्शन है उसमें अपन प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी और जो प्लांट डिजीज के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग होती है इनको समझेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पैथो वालों के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी, दोनों जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एपिडेमोलॉजी की। एपिडेमोलॉजी क्या होता है कि एक प्रकार का स्टडी है ना, स्टडी ऑफ डिजीज आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है कि अचानक से कोई बीमारी फैलती है, उसको अपन आउटब्रेक बोलते हैं। जैसे कि कोई महामारी है ना, एपिडेमिक महामारी को बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो बहुत बड़ी संख्या में पौधे एक साथ बीमार होते हैं, पूरी क्रॉप, पूरा एरिया, उसके प्लांट्स एक साथ अफेक्टेड होते हैं, तो वो जो आउटब्रेक होता है ना, वो एपिडेमिक कहलाता है। उसकी स्टडी है वो एपिडेमोलॉजी कहलाती है। It focus on factors that influence the spread and development of disease। कि डिजीज फैलती कैसी है और डिजीज होती कैसे है, इनसे जुड़ा हुआ जो मेन सेक्शन है वो यहाँ पे आता है। ओवर टाइम एंड स्पेस, कि किसी जगह पे और किसी समय पर कैसे कोई डिजीज फैलती है और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ का मेन बॉडी होता है। The goal is to understand how epidemic occur and to develop effective strategies for disease management। तो जब हमें एपिडेमिक का पता अच्छे से हो जाता है, उसके स्प्रेड, डेवलपमेंट, इन सब का, तो फिर क्या होता है कि कुछ इफेक्टिव मेजरमेंट्स हैं वो डिसाइड किए जा सकते हैं। द कोर ऑफ प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी इज द डिजीज ट्रायंगल। क्योंकि एपिडेमोलॉजी या एक छोटे से समय में बहुत ज़्यादा प्लांट्स का एक साथ इन्फेक्ट होना, ये हम डिजीज ट्रायंगल से समझा सकते हैं। अब डिजीज ट्रायंगल में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आता है पौधे की हालत, जो ससेप्टिबल कंडीशन कहलाती है, ससेप्टिबल होस्ट। एक आता है पैथोजन की वायरुलेंट पावर, कि पैथोजन कितना उग्र है, डिजीज कॉजिंग उसकी कैपेसिटी क्या है, वो आता है। और तीसरा आता है कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये तीन चीज़ें मिलके डिजीज़ ट्रायंगल बनाती हैं, यानी कि कोई भी डिजीज़ कितना डेवलपमेंट होगा, उसका कितना स्प्रेड होगा, ये ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है जब हम यहाँ पे डिजीज़ टेट्राहीड्रॉन की बात करते हैं। यानी कि चौथी पैरामीटर इसमें और आ जाता है, वो होता है टाइम। और कुछ एक जगह पे जो लाइफ साइकिल के लिए कंडीशन है पैथोजन की, वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। और ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो भी इसमें, कि फार्मर जो हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी पर्सनस हैं जो डिजीज़ को हैंडल करते हैं, उनका जो रोल है वो एक पांचवें एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली अपन ट्रायंगल की बात करते हैं, लेकिन चौथा जो पार्ट है वो टाइम होता है और पांचवा जो पार्ट है वो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। तो डिजीज ट्रायंगल क्या है ना, डिजीज टेट्राहीड्रॉन क्या है, ये अच्छा पॉइंट है। टेट्राहीड्रॉन यानी कि टाइम के रिलेशन के अंदर डिजीज का डेवलपमेंट, तो फोर्थ डायमेंशन और आ जाती है। इसके बाद में जैसे कुछ मैन साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, जैसे एंटोनी डी बैरी है ना, उनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ही कंडक्टेड मेटिकुलस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडिंग द फंजाई लाइक द वन कॉजिंग द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो द डायरेक्ट कॉज ऑफ द प्लांट डिजीज। हिज वर्क शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस इवेंट टू बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। कि जो बीमारियां हैं उनके कारण जैविक होते हैं, ये एंटोनी डी बैरी का ही योगदान है, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ही कंट्रीब्यूशन वॉन डेर प्लैंक का है। देखो, साउथ अफ्रीका के जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो एपिडेमोलॉजी के हिसाब से पूछा जा सकता है आपसे, वॉन डेर प्लांक। हिज इन्फ्लुएंसिंग बुक जो है प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल, ये इनका मैन पब्लिकेशन है, 1963 का बुक है इनका।
provided a quantitative mathematical फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक्स की जो मैथमेटिकल फ्रेम है उसका और जो मात्रात्मक रूप से जो आकलन होता है उसको लेके इनका मेजर काम रहा हुआ है। प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल नाम से की बुक है। ही इंट्रोड्यूस की कॉन्सेप्ट लाइक इन्फेक्शन रेट, जिसको अपन आर बोलते हैं, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज। तो ये जो कंपैरेटिव टर्म्स हैं उनका जो यूज़ है वो भी इनके द्वारा ही किया गया है। ऐसे जो इन्फेक्शन रेट है ये भी प्लांक का ही दिया हुआ है। एक तो बुक आपको पता होनी चाहिए, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी के लिए भी यही जाने जाते हैं। और मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज के अंदर जो भिन्नता होती है वो भी इन्होंने सबसे पहले बताया था। इसके बाद में फैला जाते हैं इनके क्वेश्चन, तो कई बार आपसे पूछे भी गए हैं लास्ट एग्जाम में, कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो कि इन्होंने अलसी के पौधों में जो रस्ट डिजीज होती है उसके ऊपर काम करते हुए दिया था। तो जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि हम समझ पाते हैं कि कैसे डिजीज़ का डेवलपमेंट है वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया के हिसाब से बात करें तो प्रोफेसर करमचंद मेहता सर का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने गेहूं के अंदर जो वेट रस्ट डिजीज़ होती है, स्टेम रस्ट डिजीज़, उसके एपिडेमोलॉजी से जुड़े हुए जो काम है इंडिया के, वो प्रोफेसर केसी मेहता सर के क्रेडिट में ही जाते हैं। तो साइंटिफिक जो कंट्रीब्यूशन है उनसे भी आपको क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं अर्ली प्लांट एपिडेमिक्स की, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा, जिनसे ये फील्ड डेवलप हुई। जैसे आपसे यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कोई भी एपिडेमिक है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, तो पूछा जाता है। तो जैसे ये अपना मैटर है 1845 से 1849 का आयरिश पोटैटो फेमाइन, आलू की डिजीज है जिससे भूखमरी की हालत पैदा हो गई थी। मोस्ट फेमस एग्जांपल पोटैटो क्रॉप इन आयरलैंड, और लेट ब्लाइट इन्फेक्शन था कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो दिस led to massive starvation, death and emigration, permanently altering the demographics of the Ireland। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वो उसका पड़ा था। ऐसे ही है कॉफ़ी रस्ट एपिडेमिक इन सिलोन, जो अभी श्रीलंका का पार्ट है। कॉफ़ी रस्ट एपिडेमिक है ना, तो वर्ल्ड्स लीडिंग कॉफ़ी प्रोडक्शन सिलोन रहा हुआ था। तो कॉफ़ी रस्ट कोज बाय द फंगस हेमेलिया वेस्टेरिक्स। ये मतलब बाई नेम क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, ये भी एक एपिडेमिक रही हुई है 1878 के अंदर, प्लाज्मोपारा विटिकोरा, और इंट्रोड्यूस टू फ्रांस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। इट थ्रेटन्ड द एंटायर फ्रेंच वाइन इंडस्ट्री अंटिल लैक्सिस मिल्ड्रेड डिस्कवर्ड द रिकमेंडेड यूज ऑफ द बोर्डेक्स मिक्सचर। तो बोर्डेक्स मिक्सचर का जो डिस्कवरी है वो इसी महामारी से जुड़ा हुआ है कि अलेक्सिस मेल्डार्ट ने डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन कंट्रोल करने के लिए फ्रांस के अंदर जो मिक्सचर यूज़ किया था फंजीसाइड स्प्रे, वो बोर्डेक्स मिक्सचर था। तो आयरिश पोटैटो डिजीज़ है ना, फेमाइन कौन से फंगस का है, तो आपको लेट ब्लाइट पता होना चाहिए, फाइटोप्थोरा। कॉफ़ी रस्ट एपिडेमिक है, डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप वाइन फ्रांस है। तो कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जो वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं वो अपन को पता होने चाहिए। इंडिया के रेफरेंस में अगर एपिडेमिक्स की बात करें तो वन इज बंगाल फेमाइन, 1943 का ये मैटर है। द कैटास्ट्रोफिक फेमाइन इन ब्रिटिश रूल्ड बंगाल क्लेम्ड द लिव्स ऑफ मिलियन, while other factors like war and politics contribute. Major cause was the brown spot disease of rice, है ना, caused by the fungus Cochlebolus mavinus। ऐसे रेड रोड ऑफ शुगर कैन, गेहूं के अंदर जो रेड रोड होता है 1938 से 1942, एपिडेमिक ऑफ द रेड रोड caused by Coltotrycum falcatum। और बिहार एंड उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया थे वो रहे थे। ऐसे वीट रस्ट हैं 1947 के बाद में, तो उनसे भी बहुत बड़ा लॉस है वो ईयरली होता है। और
अभी अपने बात किया था कि कैसे मेहता सर का कंट्रीब्यूशन है, वो इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एपिडेमिक्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ना, इंडियन लेवल पे भी आते हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी आते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला पार्ट हम इसमें लेंगे ये है प्लांट डिजीज डेवलपमेंट इन ए पॉपुलेशन, क्योंकि जो एपिडेमिक्स होते हैं वो किसी निश्चित एरिया के अंदर जो पूरा प्लांट पॉपुलेशन है उसके प्रभावित होने से होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में प्लांट डिजीज एक साथ कैसे आते हैं ना, वो टॉपिक अपन बात करेंगे। तो एक साथ बहुत सारे प्लांट बीमार होते हैं, उसी को अपन एपिडेमिक बोलते हैं ना, कि टाइम और स्पेस के रीजन के अंदर डिजीज है वो अचानक से बहुत सारे पौधों में आती है, जिसको अपन डिजीज ट्रायंगल, जिसमें होस्ट, पैथोजन, एनवायरनमेंट, ये सब आते हैं, उनकी सहायता से अपन समझा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना होता है कि डिजीज के डेवलपमेंट में एक तो आता है इनोकुलम, है ना, कोई भी पैथोजन का जो प्रोपेग्यूल जो कि कैपेबल होता है डिजीज को कॉज करने के लिए, जैसे कि स्पोर हैं, स्क्लेरोसिया हैं, विरियॉन्स, बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो वो इनोकुलम होता है। और क्रॉप में पहली बार जो इन्फेक्शन आता है वो जिस इनोकुलम से आता है वो प्राइमरी इनोकुलम कहलाता है ना, चाहे सॉइल से आ रहा हो, चाहे क्रॉप के रेसिड्यू डेब्रिस हो, या जो वीड्स हैं वो हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, जिनसे प्राइमरी इन्फेक्शन कोज होता है। ऐसे सेकेंडरी इनोकुलम होता है जिनसे सेकेंडरी इन्फेक्शन है कि सीजन के दौरान, सेम प्रोविंग सीजन जब फंगस फैलता है या इन्फेक्शन फैलता है तो वो सेकेंडरी इनोकुलम या सेकेंडरी इन्फेक्शन से होता है वो। इसके बाद में डिजीज़ का साइकिल आता है। देखो डिजीज साइकिल का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि एक के बाद एक क्या क्या उसमें मतलब क्रमबद्ध डेवलपमेंट होता है। द रिजल्ट्स इन a disease, it defines the survival, spread, infection capability of the pathogen, ये सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सर्वाइवल हो गया, इनोकुलेशन हो गया, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल। तो वन बाय वन करके ये जो स्टेप्स पूरी होते हैं उसको अपन डिजीज साइकिल बोलते हैं, कि एक चक्कर में पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में मैटर आता है इन्फेक्शन रेट का, है ना, जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जल्दी एपिडेमिक से वो आता है। तो द रेट एट विच द डिजीज इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन टिपिकली कैलकुलेटेड एट द अपरेंट इन्फेक्शन रेट एंड इट्स ए की पैरामीटर इन द क्वान्टिटेटिव एपिडेमोलॉजी, जिसको सबसे पहले वांडर प्लांक ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि एपिडेमिक्स के अंदर जो इन्फेक्शन रेट होती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वांडर प्लांक के द्वारा दिया हुआ टर्म है। इसके बाद में बात आती है कि एपिडेमिक्स को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं ना, जो अपन प्लैंक्स क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, वांडर प्लांक क्लासिफिकेशन, इनका दिया हुआ है कि एपिडेमिक्स को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो कैटेगराइज करने का मतलब है कि द पैथोजन रिप्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ इन्फेक्शन साइकिल इन ए सीजन, कि किसी भी सीजन के अंदर इन्फेक्शन साइकिल कितनी बार पूरे हो जाते हैं और पैथोजन के रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, उसके आधार पे एपिडेमिक्स के टाइप्स होते हैं। जैसे कि अपन इसको दो प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है मोनोसाइक्लिक एपिडेमिक और एक होता है पॉलीसाइक्लिक एपिडेमिक। अगर मोनोसाइक्लिक की बात करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है पॉलीसाइक्लिक। जैसे पैथोजन टाइप एक पहला पैरामीटर लेते हैं अपन, तो मोनोसाइक्लिक में जो पैथोजन होंगे, पैथोजन कंप्लीट ओनली वन इन्फेक्शन साइकिल पर ग्रोइंग सीजन, जैसे एक सीजन में एक ही इन्फेक्शन साइकिल उसका पूरा होता है। जबकि पॉलीसाइक्लिक जो होते हैं वो मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स हैं, उनको एक सीजन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि जो पैथोजन है उसकी एक से ज़्यादा जो पीढ़ियाँ हैं वो एक सीजन में पूरी हो जाती हैं, वो पॉलीसाइक्लिक होते हैं। इनोकुलम कहाँ से आता है, इनोकुलम का सोर्स क्या होता है ना। तो अगर मोनो की बात करें अपन तो वहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स होता है, द प्राइमरली ये जो डिजीज होती है रिलाइज्ड ऑन द प्राइमरी इनोकुलम, इनिशियल इनोकुलम फॉर द इन्फेक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मली सेकेंडरी जो स्प्रेड हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बहुत कम होते हैं। जबकि अगर हम पॉली की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम स्टार्ट तो करता है, लेकिन जो बहुत सारे प्लांट्स में फैलने का जो इश्यू है
वो ग्रोविंग सीजन के दौरान होता है, यानी कि सेकेंडरी इनोकुलम से होता है। तो मोनोसाइक्लिक के अंदर मैन जो है वो प्राइमरी इनोकुलम होता है और पॉली के अंदर जो मैन है वो सेकेंडरी इनोकुलम होता है। डिजीज प्रोग्रेस का जो कर्व है, हाँ, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें एक साथ डिजीज आएगी तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन्फेक्टेड होंगे टाइम के साथ में, तो उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो मोनो के अंदर आगे जाके सेचुरेट हो जाता है या मोनो मॉलिक्यूलर हो जाता है। तो डिजीज इंक्रीज स्लोली, देन फ्लैट हो जाएगा ग्राफ, जैसे जैसे आपका टिश्यू है होस्ट का वो ख़त्म हो जाता है वैसे वैसे और दैट डिजीज़ का बढ़ना है वो बंद हो जाता है। जबकि अगर हम पॉली की बात करेंगे तो वहाँ पे जो डिजीज प्रोग्रेशन कर्व है वो सिग्मोइड या लॉजिस्टिक आता है। डिजीज स्टार्ट स्लो, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, देन वो फ्लैट हो जाती है। ऐसी एपिडेमिक रेट की बात करें तो मोनो के अंदर एपिडेमिक रेट है वो स्लो होती है और पॉली के अंदर एपिडेमिक रेट है वो फास्ट या एक्सप्लोसिव होती है। टिपिकल डिजीज़ की बात करें तो नॉर्मली ये सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं, जिनमें जो पैथोजन है वो मेनली रेस्टिंग और लेटेंट पीरियड के अंदर सॉइल में रहता है। पॉली वाले मेनली एयरबोर्न होते हैं और ये पत्तियों के ऊपर ही मेनली फैलते हैं, तो बहुत तेज़ी से इनका स्प्रेड होता है। जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन है, स्पट ऑफ वीट है, कॉमन स्कैब है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं मोनो के। ऐसे ही वीट रस्ट हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पेडिप्लास, पाउल्ट्री मिल्ड्यू, ये सब पॉली के एग्जाम्पल्स हैं। कंट्रोल स्ट्रेटजी की बात करें कि इनको कंट्रोल करने के लिए हमें मेथड्स कौन से अप्लाई करने पड़ते हैं, तो मोनो की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन को फोकस करना पड़ता है ऑन रिड्यूसिंग इनिशियल इनोकुलम, जिसको अपन X0 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम ही मेन होता है। जैसे कि क्रॉप का रोटेशन कर सकते हैं अपन, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सॉइल को अपन कॉन्टामिनेशन से फ्री कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो हमें प्राइमरी इनोकुलम को कम करने के हिसाब से अप्लाई करनी पड़ती है। पॉली की बात करेंगे तो अपन को यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स है वो स्प्रेड को रोकने के हिसाब से करने पड़ेंगे, यानी कि रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन रेट, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का इस्तेमाल करें या अपन फंजीसाइड्स का टाइमली एप्लीकेशन करें ताकि जो पैथोजन है वो ज़्यादा स्प्रेड ना कर पाए। तो ये तो कुछ पैरामीटर्स को लेके हम कंपेयर कर सकते हैं कि मोनो जो है वो मतलब इनोकुलम बेस्ड है और पॉली जो है वो स्प्रेड बेस्ड है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ऐसे एक थर्ड टर्म भी होता है जैसे पॉलीएटिक एपिडेमिक। जैसे एक आपका मोनोसाइक्लिक हो गया, एक पॉलीसाइक्लिक हो गया, ऐसे है पॉलीएटिक। तो इट इज ए स्लो मल्टी ईयर एपिडेमिक। मल्टी ईयर एपिडेमिक है, टिपिकल ऑफ ट्री डिजीज जैसे कि डच एल्म डिजीज है, जहाँ पे इनोकुलम हर साल तैयार होता है और सेवरल सीजन्स के अंदर तैयार होता है, तो बार बार एपिडेमिक्स आते हैं। दिस इज पॉलीएटिक एपिडेमिक। और एग्जाम्पल भी आप ध्यान देंगे, डच एल्म डिजीज है वो इसका एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब बात आती है कि डिजीज़ का जो डेवलपमेंट है उसकी रेट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में अपन क्या क्या चीज़ें काउंट कर सकते हैं। जैसे होस्ट का ससेप्टिबिलिटी है, इसी द एस का मतलब ससेप्टिबल होस्ट, तो होस्ट रेजिस्टेंस ससेप्टिबिलिटी यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाईली ससेप्टिबल वैरायटी ड्रामेटिकली इंक्रीज द आर, है ना। प्लांटिंग रेजिस्टेंट वैरायटी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द रेट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। यानी कि आर को कंट्रोल करने का मतलब हम नियर बाई जो प्लांट्स हों पौधे की, अगर वो रेजिस्टेंट होंगे तो डिजीज फैल नहीं पाएगी। ऐसे प्लांट्स की जो डेंसिटी है कि अगर पौधे बहुत पास पास हैं, हाई डेंसिटी, क्लोज स्पेसिंग फैसिलिटेट ईजियर एंड फास्टर डिस्पर्सल, दैट्स वाई इंक्रीजिंग आर। होस्ट की एज, ग्रोथ स्टेज, है ना, ये भी डिपेंड कराती है। यानी कि ऑन्टोजेनिक रेजिस्टेंस जो होता है मीन्स ए प्लांट रेजिस्टेंस में चेंज विद द एज अफेक्टिंग ससेप्टिबिलिटी एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेज। तो अलग अलग टाइम के ऊपर जो ग्रोथ कंडीशन होती है पौधे की, वहाँ पे उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिफ़र करती है। तो ये ग्रोथ एज के ऊपर डिपेंड करने वाला पैरामीटर हो गया। ऐसे कुछ होस्ट के फैक्टर्स होते हैं जिनको अपन पी या वायलेंट पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। इनोकुलम की क्वांटिटी, दिस इज X0,
जो प्राइमरी इनोकुलम है उसकी मात्रा कितनी है। हायर इनिशियल इनोकुलम लीड टू द इजी अर्लियर स्टार्ट एंड पोटेंशियली मोर सीवियर एपिडेमिक। तो प्राइमरी इनोकुलम की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एपिडेमिक होने के चांसेज होते हैं। पैथोजन की वायरुलेंस प्रॉपर्टी, एग्रेसिवनेस फीचर्स जो होती हैं वो भी जो आर है उसको एनकरेज करती है। जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, जितना ज़्यादा वायरुलेंस होगा, उतना फास्टली डिजीज का वो फैलेगी। और ऐसे रिप्रोडक्शन की रेट होती है कि शॉर्टर टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी इनोकुलम है वो जल्दी जल्दी तैयार करेगा, और जो डोरमेंट फेज होती है वो बहुत छोटी हो जाएगी। दैट्स वाई ज़्यादा साइकिल्स हैं वो एक सीजन में हो पाएंगी, यानी कि हायर वैल्यू ऑफ इंक्रीज आपको मिलेगी, यानी कि आर की वैल्यू पैथोजन के कुछ फैक्टर्स हैं उन पर भी डिपेंड करती है। ऐसे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जिनको अपन ई बोल सकते हैं, फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं। कि एनवायरनमेंट मॉड्यूलेट द इंट्रैक्शन बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन। टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हो, तो दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। मोस्ट पैथोजन्स हैव एन ऑप्टिमल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायर स्पेसिफिक लीफ वेटनेस पीरियड, है ना। जैसे कॉनिडिया जर्मिनेट करते हैं, इन्फेक्शन हाइपा है वो हैं, जू स्पॉर्स होते हैं, तो उनको पत्ते की सतह के ऊपर लिमिटेड ड्यूरेशन में पानी चाहिए फॉर स्पॉर जर्मिनेशन, सक्सेसफुल इन्फेक्शन। जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स द स्प्रेड ऑफ मैनी फंगल डिजीज, क्योंकि वहाँ पे जू स्पॉर्स वगैरह को स्विमिंग करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। ऐसे ही विंड और जो एयर हैं facilitate the dispersal of airborne and spread disperse spores inoculum significantly spread the epidemic over space। तो विंड और जो रैन है वो फैसिलिटेट करती है, बढ़ावा देती है। ऐसे कुछ सॉइल के फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि सॉइल का टाइप क्या है, पीएच क्या है, न्यूट्रिएंट्स की हालत क्या है। तो ये भी पौधे की जो ससेप्टिबिलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं। ससेप्टिबिलिटी से बाद में जो एपिडेमिक्स है वो प्रभावित होती है। अब देखो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो मोनोसाइक्लिक हैं और जो पॉलीसाइक्लिक हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है, जो कि एपिडेमोलॉजी डिटरमाइनिंग हाउ क्विकली एंड सीवियरली एन एपिडेमिक विल डेवलप एंड गाइडिंग इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म, उनके लिए क्या हो सकता है। तो अपन पहले मोनोसाइक्लिक की बात करते हैं। मोनोसाइक्लिक पैथोजेंस कंप्लीट ओनली वन इन्फेक्शन साइकिल पर ग्रोइंग सीजन। द डिजीज इंक्रीज स्लो एंड लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इनोकुलम पोटेंशियल, जो कि आपने शुरू में किया था X0। तो अगर हम इन कुछ बातों को यहाँ से ऐड करें, जैसे मान लो कि फंगस होते हैं, डिजीज़ का एग्जांपल जैसे फ्यूजेरियम विल्ट लिया है, कॉटन, टोमेटो, इनमें वॉस्कुलर डिजीज होती है, फ्यूजेरियम की स्पीसीज इसको करती हैं। तो ये मोनोसाइक्लिक कैसे है, मोनोसाइक्लिक में क्यों लिया हमने उसको समझिए। क्योंकि सॉइल बोर्न इनोकुलम होता है इसका। क्लेमाइडोस्मोर्स हैं वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती हैं, वो सॉइल के अंदर पड़ी रहती हैं और वहीं से इन्फेक्शन होता है। इज द ओनली सोर्स। तो अगली बार जब वापस इन्फेक्शन अपन चाहेंगे तो वो क्लेमाइडोस्पोर से ही आएगा, और क्लेमाइडोस्पोर है वो एक सीजन के अंदर ही बनेंगे। तो वॉस्कुलर इन्फेक्शन जो कि मेनली जाइलम में होता है, लिमिट सेकेंडरी स्प्रेड इन द एयर, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टेड जो पार्ट है वो तो जाइलम है, माइसीलियम है वो तो वॉस्कुलर टिश्यू में है, तो वहाँ से हवा में फैलने का इश्यू वो नहीं होता है। कंट्रोल में अपन क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल X0, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, रेजिस्टेंट सीड्स हैं, वैरायटीज हैं, सॉइल ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें जो प्राइमरी इनोकुलम के अमाउंट को कम कर सकती हैं वो यहाँ के कंट्रोल मेजर्स बनेंगे। ऐसे ही मान लो कि अपन यहाँ पे लूज स्मट लेते हैं, लूज स्मट ऑफ वीट जो कि अस्टिलेगोट्रेटिसाइड से होता है ना। प्राइमरली इन्फेक्शन अकर्स इन द सीड एम्ब्रियो, है ना, माइसीलियम वो एम्ब्रियो में एग्जिस्ट करता है। द फंगस ग्रोज सिस्टमेटिकली पूरी बॉडी में विद द प्लांट, द स्पोर्स रिलीज लेटर इन द सीजन एंड द ओनली फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर सीड, नॉट द करंट क्रॉप। तो अगर दोबारा से सेम क्रॉप में कैपेबल नहीं है तो दूसरा साइकिल हो ही नहीं पाएगा डिजीज का, दैट्स वाई वो मोनो में ही आएंगे। तो एलिमिनेट सीड बोर्न इनोकुलम कर सकते हैं अपन
हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीड्स का, सिस्टेमिक सीड ट्रीटमेंट फंजीसाइड्स हैं उनको अपन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि जो कॉमन बंट ऑफ वीट डिजीज होते हैं जो कि टीलेट या कैरिस से होता है, हाँ, तो टीलियोस्पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर या सीड्स के साथ सतह के ऊपर टीलियोस्पोर्स वो चिपके रहते हैं। इनफैक्ट द सीडलिंग ओनली वंस, तो नो सेकेंडरी इनोकुलम इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो री इन्फेक्शन सेम सीजन के अंदर होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई मोनो में ही जाएंगे। तो अपना एक्सक्लूड, रिड्यूस इनिशियल पोटेंशियल, सीड ट्रीटमेंट, क्लीन सीड्स का यूज़ करना, ये सब हमारे कंट्रोल मेजर्स में रहेंगे। ऐसे जो ऊमाइसीड के फंजाई हैं जिसे क्लबरोट डिजीज कॉज करते हैं, प्लाज्मोडियम पारा ब्रेसिकेसी वाले मेंबर्स हैं, कि रेस्टिंग स्पॉर्स इन द सॉइल आर द प्राइमरी सोर्स। तो वो स्पॉर्स होते हैं वो होते हैं रेस्टिंग स्पॉर्स यहाँ पे। तो इन्फेक्शंस आर रूट टू रूट विथ नो विंड स्प्रेड सेकेंडरी स्पॉर्स और फॉलिएज। तो दैट्स वाई ज़्यादा जो साइकिल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वही ट्रीटमेंट आएंगे कि आप इनोकुलम जो प्राइमरी है उसके अमाउंट को कम करके रखिए, लॉन्ग टर्म सॉइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सॉइल की पीएच को बढ़ा के भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे अपन देख सकते हैं कि पॉलीसाइक्लिक के लिए कौन से पैरामीटर्स कैसे काम करेंगे। तो पॉलीसाइक्लिक पैथोजन कंप्लीट मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स पर ईयर। जैसे कि मान लो आपने फंगस लिया लेड ब्लाइट वाला ना, पोटैटो टोमेटो में डिजीज कोज करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। हाँ, तो रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजिया जो कि सेकेंडरी इनोकुलम होता है, विच आर इजीली डिस्पर्स बाय विंड एंड रेन, कंप्लीटिंग ए न्यू साइकिल इन ए लिटल एज 3 to 5, यानी बहुत फास्टली जो लाइफ साइकिल उसका पूरा हो जाता है, डिजीज का साइकिल वो पूरा हो जाता है। तो कई सारी पीढ़ियाँ हैं वो डिजीज की एक ही होस्ट के ऊपर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ अगर अपन को कंट्रोल करना तो हमें शुरुआत के पोटेंशियल से मतलब नहीं है, यहाँ स्पीड से मतलब होता है। तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा रेट ऑफ स्प्रेड, यानी कि आर को कम करना पड़ेगा, टाइमली एंड फ्रिक्वेंट फंजीसाइड्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लगानी पड़ेंगी, और जो डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि पक्सीनिया की डिजीज़ है, तो यहाँ पे जो यूरिडिनोस्पोर्स हैं वो सेकेंडरी इनोकुलम होता है, और जिनको आप यूरियोस्पोर्स बोलते हैं, आर प्रोड्यूस इन द वास्ट क्वांटिटीज, आर हाईली मोबाइल, विंड बॉर्न एंड कॉन कॉज न्यूमरस रिपीटिंग साइकिल्स एंड डिजीज साइकिल्स हो, एक ही सीजन में ज़्यादा साइकिल पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर को मतलब जैसे मेन फोकस है वो रेट ऑफ स्प्रेड जो है उसको कम करना होता है। जैसे केमिकल कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल ऑफ द अल्टरनेट होस्ट, जहाँ भी आपके पास दूसरा होस्ट है उसको अपन कंट्रोल करें तो उसको डिजीज साइकिल पूरा होने में दिक्कत आएगी, तो हम ऐसे भी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे अपन बात कर सकते हैं जैसे पैडी ब्लास्ट है, राइस में बहुत ही कॉमन डिजीज होती है, मैग्नोपार्थी और आइजिस है। प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पॉर्स जो कि कॉनिडिया होते हैं, रैपिडली वो मतलब जो आपका लीफ का पार्ट है, नेक के पार्ट्स हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होकर लेजन्स कॉज करते हैं, विंड डिस्पर्स होते हैं कॉनिडिया ही, तो रैपिड साइक्लिंग हो जाती है। तो इन्हें वही बात है, आपको स्प्रेड को रोकना पड़ेगा, यानी कि आर को कम करना पड़ेगा। पाउडरी मिल्ड्यू के फंगस हैं जैसे एरिसाइपेग स्पीसीज हैं, प्लूमेरिया है, तो प्रोड्यूस कॉनिडिया ऑन द होस्ट सरफेस, इजीली डिस्पर्स बाय विंड, अलाउ मेनी साइकिल्स टू बी कंप्लीटेड इफ कंडीशंस आर फेवरेबल। तो हमें वहाँ पे क्या होता है कि स्प्रेड का जो है जो रेट जो है उसको हमें मिनिमाइज रखना होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे कि जेंथोमोनास स्पीसीज से होता है कि बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली इन लेजन्स एंड आर रेडली स्प्लैश रब्ड इनटू न्यू टिश्यूज लीडिंग टू द मैनी सेकेंडरी साइकिल। तो जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह है, पौधे आपस में रबिंग करते हैं या हमारे टूल्स हैं उनके थ्रू भी क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ट्रांसफर हो जाती है। तो रिड्यूस द रेट ऑफ स्प्रेड, यूज ऑफ द कॉपर बेस्ड बैक्टीरियसाइड्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज, स्पैसिंग है, अवॉइडिंग ओवरहेड इरिगेशन, तो का सारा लेके अपन इसको कम कर सकते हैं, यानी कि हम आर को रिड्यूस करेंगे। ऐसे अभी हमने देखा था कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो मल्टी ईयर डिजीज के रूप में बार बार आती हैं, जिनको अपन पॉलीएटिक एपिडेमिक के नाम से जानते हैं।
तो जैसे एग्जांपल आपका डच एल्म डिजीज है, ओपियोस्टोमा से होती है। एप्पल स्कैब है वो वेंट्यूरिया से होती है ना। वाइन पाइन ब्लिस्टर रस्ट है वो कोरिएंटियम से होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। एग्जांपल्स में से आपने डिजीज पढ़ा है तो उसमें प्राइमरी इनोकुलम क्या है, सेकेंडरी क्या है, सेम सीजन में सेकेंडरी अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम कोई भी डिजीज़ है उसको अपन मोनोसाइक्लिक बोलेंगे, पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। और पॉलीएटिक के अंदर तो हमें क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि आपका डच एल्म डिजीज है, एप्पल स्कैब है, वाइट पाइन ब्लिस्टर, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें क्या है कि मैंने ट्रीज में होती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है कि बार बार ये डिजीज आती है, इसका मतलब पौधा है वो हर साल जिंदा है। और पौधा अगर लगातार बार बार हर साल जिंदा है, इसका मतलब वो श्रब या ट्रीज हैं। ऐसे आप एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को ले सकते हैं कि डिजीज ट्रायंगल के अंदर एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे टेम्परेचर की बात करें, जैसे आपके पैथोजेंस का सर्वाइवल है, जर्मिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, या डोरमेंसी का जो टाइम होता है, वो सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हर एक पैथोजन का एक रेंज होता है जिसके अंदर वो बेटर अपने आप को ग्रो और मेंटेन करा सकता है, उसको अपन टेम्परेचर रेंज बोलते हैं। तो डेवलपमेंट इज अफेक्टेड पॉजिटिवली विथ दिस रेंज। हायर टेम्परेचर्स हैं उसमें जो पैथोजन है वो लेटेंट हो जाएगा, लेटेंट पीरियड उसका स्टार्ट हो जाता है, एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। देखो जैसे आपका वीट का रस्ट है, फंगल डिजीज थ्राइव इन द मॉडरेट फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर 15 से 25 के बीच में डिजीज आपको मिल सकती है। फ्यूजेरियम विल्ट है 27 से 32 डिग्री, इनके लिए फेवर टेम्परेचर है। तो जिस समय पे प्लांट ससेप्टेबल हो, पैथोजन वायलेंट हो और टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल हो, तो डिजीज ज़्यादा फैले की एपिडेमिक से उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे मॉइस्चर है, स्पोर का रिलीज होना, स्पोर का जर्मिनेट होना, इन्फेक्शन हाइफा होना, डिस्पर्सल होना, ये मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। जैसे फ्री वाटर कितना है, रेन, ड्यू, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज एसेंशियल फॉर मोस्ट फंगल एंड हुमासिड स्पोर्स टू जर्मिनेट एंड फॉर बैक्टीरियल सेल्स टू मल्टीप्लाई एंड इंटर द होस्ट सेल। प्रोलॉन्ग लीफ वेटनेस, कि काफ़ी लंबे समय तक पत्तियों के ऊपर अगर पानी बना रहता है, इज ऑफन द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर इनिशिएटिंग एपिडेमिक। तो लीफ सरफेस के ऊपर पत्ती की सतह के ऊपर पानी का एक पतली सी परत के रूप में ज़्यादा लंबे समय तक मिलना एपिडेमिक्स को बढ़ावा देता है। जैसे कॉटन लीफ ब्लाइट है, उमासील फंगस। तो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज 90% से ज़्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे लेट ब्लाइट के चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, कि फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन है वो बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट्स में बात करें अपन, तो रिले ऑन द वाटर फिल्म फॉर डिसेमिनेशन एंड एंट्री थ्रू द नेचुरल ओपनिंग लाइक स्टोमेटा वाउंड। तो पानी अगर ज़्यादा होगा तो मूवमेंट और इजीली असेस होना ये सब बढ़ जाता है। कुछ केसेस के अंदर जो विंड है वो डिस्पर्सल मैकेनिज्म का काम करती है। तो विंड इज द प्राइमरी एजेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल ऑफ द पैथोजन प्रोपेग्यूल, जैसे कि आपके अपन स्टेम रस्ट में लेते ही हैं, रस्ट के हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हैं, उनके यूरिडोनोस्पोर्स हैं, उनका बहुत लंबी डिस्टेंस तक उनका ट्रैवल करना और बहुत दूरी तक उनका पहुंचना डिपेंड करता है एयर के ऊपर। ऐसे अपन ले सकते हैं रेनफॉल। हालांकि रेनफॉल है वो मॉइस्चर से कोरिलेट कर जाएगा, क्योंकि रेनफॉल में भी क्या है कि नमी, हवा में नमी क्रिएट होती है। और डिस्पर्सन एंड इनोकुलम स्प्लैश जो होता है ना, कि जैसे छींटे जो पड़ते हैं उसको स्प्लैश बोलते हैं। तो रेन इज एसेंशियल फॉर स्प्लैश डिस्पर्सल पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ फंजाई। तो रेन की ड्रॉप्स पत्तियों पे जब पौधे पे गिरती हैं उसके बाद में छिटकती है और उनसे डिस्पर्सन वो होते हैं। तो राइस स्प्लैश फंगस है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन बैक्टीरिया है, दैट हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर स्प्लैशिंग वाटर। तो वो कहते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें स्प्लैश करते हैं उनके थ्रू वो पहुंच जाते हैं। ऐसे लाइट या सोलर रेडिएशंस की बात करें कि इनोकुलम का सर्वाइवल है, पैथोजन की एक्टिविटी है, वो उस पर डिपेंड करती है।
तो इंटेंस तेज धूप जो होती है उसमें जो सेल्स हैं स्पॉल्स हैं वो किल हो जाते हैं ऑन द लीफ सरफेस एक्टिंग ऑन ए नेचुरल कंट्रोल मैकेनिज्म। कॉन्वर्सली द एब्सेंस ऑफ लाइट यानी कि नाइट टाइम है ऑफन कॉन्सिडेंट विद द पीरियड्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यू, मॉइस्चर वगैरह बढ़ जाती है, स्पॉर जनरेशन वगैरह इन्फेक्शन के चांसेज हैं वो सब बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन होस्ट प्लांट। इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं ना ऑन द होस्ट प्लांट, जैसे होस्ट का स्ट्रेस है कि एनवायरनमेंट एक्सट्रीम्स जैसे कि पानी की कमी, पानी की अधिकता, न्यूट्रिएंट्स की कमी, हीट स्ट्रेस कैन रिड्यूस द होस्ट नेचुरल डिफेंस एंड मेटाबॉलिक कैपेसिटी। तो जितना ज़्यादा डिफेंस कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा वो ससेप्टेबल होता चला जाएगा। होस्ट की जो फिनोलॉजी है ना, टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो प्लांट की ग्रोथ स्टेज को कंट्रोल करते हैं, और एपिडेमिक्स के होने के लिए होस्ट मस्ट बी इन ससेप्टेबल स्टेज, जैसे कि यंग लीव्स हैं, दे आर मोर फेवरेबल पॉइंट फॉर द इन्फेक्शन। ऐसे ही वेक्टर्स का जो मूवमेंट है, वेक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वेक्टर्स का जो वर्क है वो भी एपिडेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेक्टर डायनेमिक्स जैसे कि आपके वायरल पार्टिकल्स का बहुत बड़ा जो एपिडेमिक्स आते हैं वो इंसेक्ट वेक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो इंसेक्ट वेक्टर्स का अगर सपोर्टिव होना है और उनका अवेलेबिलिटी उनका वो अगर है तो वो भी क्या है कि एपिडेमिक्स को बढ़ावा देते हैं, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं एपिडेमिक मैनेजमेंट के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल रोल इज फंडामेंटल टू डिजीज फॉरकास्टिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, IPM जिसको अपन बोलते हैं। तो फॉरकास्टिंग के कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं जो पोर्टुलेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू पे प्रिडिक्ट करते हैं ना, पहले से भविष्यवाणी करते हैं। यूज मेट्रोलॉजिकल डाटा जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लीफ वेटनेस, ड्यूरेशन, तो वो इनको यूज़ करके प्रेडिक्ट करते हैं कि जो डिजीज़ है उसका आउटब्रेक आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस प्रकार का आएगा, उसको क्वान्टिफाई कर पाते हैं। टाइमिंग ऑफ कंट्रोल कि फंजीसाइड्स मैंने अपन अप्लाई जो करते हैं ना वो जस्ट बिफोर एंड अर्ली इनटू द पीरियड्स ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट। फेवरेबल एनवायरनमेंट से पहले और फेवरेबल के जस्ट बाद में फंजीसाइड्स का जो ट्रीटमेंट है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी होता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस को मैनेज करना है वो भी बहुत बड़ा होता है कि अपन प्लांट्स की जो प्लांट जिनकी डेट्स हैं उनको आगे पीछे करके अपन एयर सर्कुलेशन है प्लांट्स के बीच में गैप को मैनेज करके एयर सर्कुलेशन करेंगे तो फिर लीफ का जो वेटनेस है, ह्यूमिडिटी है, वो सब मैनेज हो जाता है। तो एपिडेमिक मैनेजमेंट का मतलब अपन डिजीज़ को मैनेज करेंगे या डिजीज साइकिल को मैनेज करेंगे तो एपिडेमिक्स हैं वो मैनेज हो जाते हैं। तो ये तो हमने आज की क्लास में कुछ बातें की एपिडेमिक्स को लेके, एपिडेमोलॉजी के अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ से जो जैसे मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एग्जाम्पल्स, एपिडेमिक्स के फैक्टर्स, एपिडेमिक्स के एग्जाम्पल्स, ये सब मेनली क्वेश्चंस पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको तैयार करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें अपन सर्वे से जुड़ी हुई बातें हैं, डाटा कलेक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं, कैसे अपन जो डाटा है उसके बिहाफ के ऊपर प्रेडिक्शंस करते हैं, मॉडल्स कौन से हैं, और फाइनल जो फॉरकास्टिंग है वो कैसे काम करती है, फॉरकास्टिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, और अर्ली एग्जांपल्स क्या हैं, इंडियन एग्जांपल्स क्या हैं, इंडियन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके।